बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह आपकी अच्छी हुई होगी। और आज धुंध थोड़ा कम है क्योंकि आज धूप थी सुबह सुबह, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा धुंध थी। लेकिन ओवरऑल मैदानी इलाकों में जो धुंध का राज है वो बरकरार है। और जाड़ा जो कह ले ना कि कभी धूप आती है कभी बादल आते हैं, तो ये वाला सिलसिला भी जारी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मोटरवेज को, जिनको धुंध की वजह से कई मकामात से बंद करना पड़ा है। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद की गई है। दीगर जगहों पे भी जो मोटरवे M3 है उस पर समंदरी से दरखाना तक गाड़ियों का आना जाना बंद किया गया। और M4 मुल्तान तक फैसलाबाद भी बंद की गई है। ऑब्वियसली मोटरवे पे सफर करना इस फॉग के अंदर इट्स वेरी डेंजरस, तो मोटरवे हुकाम ने इसको आपकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से बंद किया है। बट स्टिल जी, महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि शुमाली इजला की अगर बात कीजिए तो वहाँ अच्छी खासी सर्दी है। कोयटा के अंदर तो माइनस के अंदर टेम्परेचर जाना शुरू है, ये अभी मुझे पता लगा है। जनाब, सुबह के औकात में धुंध छाए जाने का इम्कान है। ये हम बात कर रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों की, जबकि बलाई सिंध में भी सुबह और रात के औकात में धुंध रहेगी। ये कुछ थी वेदर की ताज़ा तरीन अपडेट, लेकिन फॉग का एलिमेंट अभी मौजूद है। आज कंपैरेटिवली लाहौर के अंदर फॉग थोड़ी कम थी, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लॉन्ग रूट्स पे जाना चाहते हैं तो मोटरवे की एक ऐप भी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उस पर भी आप चेक करें। और वैसे भी आप वेदर फोरकास्ट को देख कर कि मोटरवे खुली है नहीं है, उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करें, तब आप ट्रैवल के लिए निकले, तब वरना अदरवाइज आपको बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा जी, ये थी होगी वेदर के हवाले से अपडेट। आगे बढ़ते हैं जी, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की बात करेंगे, जिन्होंने तारीख रकम कर दी है। न्यूजीलैंड विमेन को पहली बार एक जो कह लें आसाब शिकन वनडे मैच में शिकस्त दी है। तीसरे वनडे में जी 251 रन पर पहला मैच टाई किया, फिर सुपर ओवर में जनाब 3 रन से सिर्फ 3 रन से कामयाबी समेटी। न्यूजीलैंड ने जी सीरीज 2-1 से जीत ली है। फिटनेस मसाइल का जो शिकार हमारी कैप्टन है निदा डार, उनके बगैर खेलने वाली कौमी विमेन टीम ने कमाल करके दिखाया। फातिमा सना की कैप्टनसी में न्यूजीलैंड की मजबूत टीम को उनके होम ग्राउंड पर सुपर ओवर में शिकस्त दी है। क्राइस्टचर्च में जी मैच खेला गया, जिसमें मेजबान टीम ने टॉस जीतकर 8 विकेटों पर 251 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 251 रन बनाकर मैच को टाई किया। फिर सुपर ओवर में गया मैच और पाकिस्तान ने बगैर नुकसान 11 रन बनाए। जवाब में सादिया इकबाल ने न्यूजीलैंड को सिर्फ 8 रन बनाने दिए और 2 विकेटें भी ले ली। बैटर बिस्मा मारूफ कहती हैं कि जी पूरी टीम ने प्लान के मुताबिक काम किया, जीतने पर बहुत खुशी है। बॉलर्स और टेलएंडर्स ने मैच को पार लगाया। इससे पहले पाकिस्तान वुमेन टीम के हवाले से बताएं तो पहली बार T20 सीरीज में 2-1 से जीतकर इन्होंने न्यूजीलैंड में ही तारीख रकम की थी। और ये जो वनडे मैच में एक शिकस्त दी है, ये भी बड़ी जबरदस्त है। वैसे जैसे बिस्मा मारूफ कह रही है कि हमने प्लान किया, आई होप कि मेंस क्रिकेट टीम में भी ये प्लान कामयाब हो। और जिस तरह से खवातीन ने परफॉर्म किए, हमारे मर्द हज़रात भी इतना ही इन टेस्ट मैचेस के अंदर परफॉर्म करें। तो हमने सोचा कि आज हम क्रिकेट टीम की बात करेंगे, विमेन क्रिकेट टीम की बात करेंगे। सुबह सुबह बड़ा एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन एज यूजुअल आपको पता है हम क्रिकेट की बात करते हैं, आगे जाके भी करेंगे। बहुत कुछ है आज हमारे पास। एजिया एजुकेशन कॉन्क्लेव अवार्ड की विनर भी हमारे साथ प्रिंसिपल जिन्होंने अवार्ड जीता है, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे सियासत के हवाले से आज की बड़ी खबर में। जी जनाब, आम इंतखाबात के हवाले से बताएं तो 51 दिन बाकी हैं। सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ है। मुस्लिम लीग नून ने सिंध बलोचिस्तान का रुख कर लिया और सियासी कारकुनान से मुलाकातें भी की जा रही है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रही है नून लीग, और इस हवाले से 9 निकाती जो एजेंडा है वो भी तैयार कर चुकी है, जिसमें बिजली और गैस की कीमतों में कमी होगी, नौजवान और खवातीन के लिए रोजगार के मौके फराहम करना होंगे। ये बहुत अहम और बड़ा एजेंडा है। एजेंडा तो बना लिया है, मगर वोटर को कैसे कायल किया जाएगा? क्या वोटर ये एजेंडा या जो ये बयानिया है इसको बाय करेगा? इस हवाले से नून लीग का ताहाल कोई बयानिया सामने नहीं आ सका है। क्या नून लीग ऐसा बयानिया बनाने में कामयाब हो सकेगी जिससे वो नाराज वोटर, जो महंगाई की वजह से बहुत परेशान है इस पीटीएम हुकूमत की वजह से, जिसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बड़ी थी और अभी भी मौजूदा सूरत हाल को देखें तो आवाम कुछ अच्छे हाल में नहीं है, क्या इस सारी सूरत हाल में वोटर का एतमाद बहाल होगा? बिलखसूस नौजवानों के हवाले से कि क्या नून लीग इस हवाले से क्या खास काम करेगी, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी बात
करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने जो कल खामोशी तोड़ी है और धीमे लहजे में पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि हमने दहशतगर्दी खत्म की और कराची में अमन कायम किया। कराची में कोई काम नहीं हुआ, पीने का साफ पानी तक नहीं है। कराची में अमन नवाज शरीफ साहब ने कायम किया, वोट किसी और को देते हैं। गुज़श्ता रोज जो मुल्की सियासत में मफामत के हवाले से जो बादशाह कहलाए जाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने बलूचिस्तान में एक बड़ी सियासी विकेट गिराई और नून लीग की तरफ से वाज़ेह झुकाव रखने वाले सरफराज बुगटी जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान समझा ही नहीं, हमारे लिए पहले बलूचिस्तान और बाकी सूबे हैं, बाद में पहले बलूचिस्तान और बाकी सूबे बाद में है। आवाम मेरा साथ दें तो मैं सबको संभाल लूंगा, ये कहा आसिफ अली जरदारी साहब ने। और सरफराज बुगटी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की जो इससे क्या साइन मिलता है, क्या पीपल्स पार्टी की जानिब हवाओं का रुख हो गया या मामला कुछ और है। दूसरी जानिब जी एक और जमात भी है पीटीआई, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ केस का फैसला जिसके महफूज हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया। दौरान समाजी वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा है कि आइन में इंतखाबात का तरीका कार पार्टी पर छोड़ा गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जो पार्टी मेंबर नहीं वो पार्टी के फैसले चैलेंज नहीं कर सकता। क्या पीटीआई के पास जी बल्ले का निशान बाकी रह पाएगा या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं सियासी जमातों के को लेके, इंतखाबात को लेके जो कैंपेन्स हो रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ताहिर मलिक साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ये जो भी हम ताज़ा तरीन अपडेट की बात करें जिसमें कल एक बड़ी विकेट गिरी है सरफराज बुगटी साहब की, जो जिनकी पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत देखने में आई है, क्या इससे ये साइन मिलता है कि हवाओं का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ है, लेकिन या फिर ये सिर्फ एक हिस्सा है सियासी जोड़ तोड़ का? ये एक हिस्सा है, वो जो अरेंजमेंट होने जा रहा है उसके तहत ये दिखाई दे रहा था कि बाप पार्टी के और बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे और सिंध से भी बहुत सारी बासर शख्सियात शामिल हो रही थी, लेकिन उस प्रोसेस को रोक दिया गया था। तो अब ये लगता है कि कहीं जब मामलात गुज़श्ता हफ्तों में तय हुए हैं तो वो उनको जो स्पेस पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान और सिंध में मिलनी थी वो हस्बे वादा उन्हें मिलनी शुरू हो गई है। तो ये सरफराज बुगटी साहब जो वज़ीर दाखिला रहे हैं, इनके मुतालिक ये बाप पार्टी के अहम तरीन बलूचिस्तान में भी ये वज़ीर दाखिला रहे और ये बहुत मुतहरिक थे। अगर आप देखें जो इस वक्त हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उनसे भी ज़्यादा ये मुतहरिक थे बाप पार्टी में। और फिर सादिक संजरानी जिस तरह चेयरमैन सेनेट बने, तो ये आपको याद होगा कि 2017 में जो चेंज आई थी, चेंज की इब्तिदा नून लीग में जो डेंट पड़ा था वो इस अमल से पड़ा था कि उस वक्त सेनेट में तब्दीली आई थी। चेयरमैन सेनेट जो नून लीग के थे उनकी जगह सादिक संजरानी मुंतखब हुए थे और पीपल्स पार्टी सारे प्रोसेस में पेश थी। तो अब जो ऑपरेशन है या आप कह लें कि वो सोच है या अंडरस्टैंडिंग है उसकी का तसलसल है। पीपल्स पार्टी के बारे में बताता चलूँ कि वो एक फेडरेशन की जमात है और वो सूबाई खुद मुख्तारी भी उनके एक फोर्टे है। और जो छोटे सूबों में या आप कह लें पंजाब के अलावा जो दीगर सूबे हैं वहाँ पे जो ट्रस्ट का एलिमेंट है वो नून लीग की निस्बत पीपल्स पार्टी के साथ वो ये जो अलाइज हैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन बाप पार्टी को कहीं से बासर हलकों की तरफ से एक इशारा भी दरकार होता है। तो जो साबिक वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के अब्दुल कदूस बजिंजो और उस वक्त जाम कमाल साहब को हटाया गया था, तो उसके बाद वो मुंतखब हुए थे, वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये एक सूरत हाल ये नज़र आ रही है क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर एक महदूद लिमिटेड पॉलिटिकल स्पेस होती है। तो उस महदूद पॉलिटिकल स्पेस के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं उनका बड़ा अहम रोल होता है। तो नज़र ये आ रहा है कि सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी हो गया, जबकि पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट में नून लीग के साथ यही मामला नज़र हमें आ रहा है कि वहाँ पे जो बासर हल्के हैं उनकी ताईद और सपोर्ट पंजाब और फेडरल वफाकी सतह पे नून लीग को हासिल होगी। और केपीके में तहरीक इंसाफ
को भी अकोमोडेट अच्छा, किया अभी जाए। बलूचिस्तान की आपने बात की है, ऑब्वियसली जरदारी साहब की जो कल स्टेटमेंट है कि हमेशा से बलूचिस्तान नेग्लेक्टेड है, और हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के मसाइल बड़े ज़्यादा रहे हैं और एक नेग्लेक्टेड सूबा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि जो टारगेट कर रहे हैं जरदारी साहब बलूचिस्तान को लेके, और जो जिस तरह से इंटरैक्ट करके वहाँ के लोगों को अपने साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेगा दो के, जैसे आपने खुद भी कहा? मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये जो बलूचिस्तान में, जैसे मैंने कहा, महदूद पॉलिटिकल स्पेस है, अगर वो इन्हें पॉलिटिकल स्पेस अलाउ ना हो तो जरदारी साहब ये नवाज शरीफ कोयटा एयरपोर्ट पे त्यारे से बाहर नहीं निकल सकते, इन्हें वापस भेज दिया जाए। तो बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, इलेक्टेबल्स शामिल हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ भी बलूचिस्तान गए, उन्होंने फोकस किया, वहाँ के पॉलिटिशियन से, पॉलिटिकल वर्कर से मिले, जरदारी साहब भी गए। लेकिन बलूचिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो कंट्रोल्ड एक पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिक्स में जो बलूचिस्तान के इशू हैं, बलोच यूथ क्या चाहती है, और वहाँ ह्यूमन राइट्स के जो क्वेश्चन हैं, और वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के जो क्वेश्चन हैं, या उनके एहसास महरूमी हैं और उसकी जो वजूहात हैं, और जो उसमें सिक्योरिटी का चैलेंज है, उस पर कोई सियासी पार्टियां हमारी बात ही नहीं करती, और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया। ये तो मैं बड़ा खुश हूं कि आप बलूचिस्तान को डिस्कस कर रही। मसलन इस वक्त भी बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से वहाँ पे बड़ा अनरेस्ट है। इसी तरह फॉरेन जो एजेंसीज हैं उनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वहाँ पे हम गवादर पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, और बलूचिस्तान के अंदर एक हमारा चाइना से के साथ और एक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बलूचिस्तान में कल्मिनेट होते हैं, तो वहाँ फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी है। लेकिन इसी तरह वहाँ पे जो अनरेस्ट है बलोच यूथ में, उसको एड्रेस करने के लिए किसी मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास कोई उनको ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। तीन चीज़ों की वहाँ पे रीच हमें दिखाई नहीं दे रही जो बाकी मुल्क में बड़ा फैसला कौन किरदार अदा कर रही है। एक तो वहाँ पे हायर एजुकेशन की रीच कम है पंजाब और इस KPK और सिंध की निस्बत। बलोच यूथ हायर एजुकेशन में जिस तरह उन्हें आना चाहिए था आगे वो नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया की वहाँ पे रीच लिमिटेड है, सोशल मीडिया इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ के इशूज़ हैं। और तीसरा ये है कि मिडिल क्लास का साइज़ बड़ा नहीं हो रहा। मिडिल क्लास जिस तरह ग्रो कर रही है पंजाब में के अर्बन एरियाज़ में, सिंध में, साउथ पंजाब में, KPK में, उस तरह से मिडिल क्लास हमें वहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही बलूचिस्तान। साहब, जैसे आपने खुद कहा कि इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के पास चाहे बलूचिस्तान के अवाम को ऑफर करने के लिए भी ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम दीगर सूबों की बात भी करें, ये जमातें अपने अपने वजीर आजम लाने की बातें कर रही है। कल नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया, और उससे पहले पीपल्स पार्टी तो अपने तमाम तर तीरों का रुख नून लीग की तरफ किए ही हुए है। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास आपको लगता है कि सिर्फ बलूचिस्तानी दीगर अवाम को भी, दीगर सूबों की अवाम को भी ऐसा ऑफर करने के लिए कुछ मौजूद है, कोई ऐसा मंशूर है, कोई ऐसा रोड मैप है जो ये लोगों को दे ताकि लोगों को आइडिया हो? और जो वोटर्स इन पिछली हुकूमत में, PDM हुकूमत की हम बात करें, नाराज है, ऑब्वियसली अभी तक अवाम जो है वो सफर कर रही है, क्या वो उसको बाय करेगी? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, और इसके ऊपर से इसी वजह से डिस्कनेक्ट नजर आता है। क्यों आप देखते हैं कि लोगों में जोशो खरोश नहीं? क्योंकि लोगों को ये पता है कि हम जिस तरह की मुश्किलात का शिकार हैं, हमारे दुखों का जो मुदावा है और हमारी ज़िंदगियों में जो डिफरेंस है, वो ये इलेक्शंस क्रिएट नहीं कर सकते। अब जब कि शेड्यूल आ गया, डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो बमुश्किल 2 माह रह चुके हैं। 2 माह कबल भी सियासी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो देने में नाकाम है। उनका ज़्यादा तौर सियासी जोड़ तोड़ पे है, सीट टू सीट अंडरस्टैंडिंग में है, बासर लोग इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने पे। तो और वो मैनेजमेंट है, ये सियासत की मैनेजमेंट होती है, जोड़ तोड़ और सीटों का के ऊपर, वो नंबर्स के ऊपर उनका फोकस है, आवाम की तरफ उनका कोई फोकस नहीं है। पाकिस्तान के समाज को आज क्या मसाइल दरपेश हैं, हमारे जो चैलेंजेस हैं रियासत को, वो इकोनॉमिक चैलेंज हो, वो पॉलिटिकल हो, और वो सोशल चैलेंज हो, वो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उसके ऊपर उनकी कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। होना तो ये चाहिए कि सियासी जमातें इस वक्त मैनिफेस्टो दें, इकॉनमी पे एक सेमिनार करें कि ये हमारा इकोनॉमिक विजन है, हम करेंसी रेट को इस तरह कंट्रोल करेंगे, एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी ऐसे हम बढ़ाएंगे,
और हम खसारे में चलने वाले स्टेट इंस्टीट्यूशन के बारे में ये पॉलिसी रखेंगे और हम इस तरह से जो मईशत जो है इस वक्त वल्नरेबल है उसको निकालेंगे। इसी तरह जो हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की है और जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं उस पर बात हो, लेकिन कोई सियासी पार्टी इस पे बात भी नहीं कर रही। बात इसलिए नहीं कर रही कि अगर बात करेगी, लोगों को ख्वाब दिखाएगी, तो कल उनके पास लिमिटेड कैपेसिटी। अब आपने बड़ी एक हैरत अंगेज चीज़ है, मैं जो नोट कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ बाहर आए हैं, लाहौर जलसे के बाद वो दोबारा ड्राइंग रूम में चले गए। वो लोगों से, आवाम से मिल ही नहीं रहे। वो लाहौर के अंदर गली मोहल्लों में, अपने कारकुनों में नहीं, ड्राइंग रूम में चले गए हैं। और कोयटा भी वो गए हैं तो 5 स्टार होटल में जाके वहीं लोग, तो एक लिमिटेड स्पेस में सिक्योरिटी जोन क्यों बंद हो गई है? ये कैंपेन उस तरह से क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए हो रही है कि उनको पता है कि अवाम का कोई रोल नहीं। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनेगी वो अवाम के जरिए नहीं बनेगी, बल्कि वो मैनेजमेंट के जरिए बनेगी, वो जोड़ तोड़ के जरिए बनेगी। वो बासर, हाँ, बासर लोग, जो लोग मसलन मियाँ नवाज शरीफ को पता है जिन लोगों ने मुझे बाहर भेजा है वही मुझे वापस लेके आए हैं, और जिन लोगों ने मुझे इक्तदार से निकाला है वही लोग मुझे वापस लेके आएंगे। तो वो क्लियर हैं, वो सियासतदान ये समझते हैं कि हमारा इक्तदार में से बेदखली है, इक्तदार में आने में अवाम का कोई रोल नहीं। ताहिर साहब, लेकिन क्या इससे मुल्की मसाइल हल हो जाएंगे इस तरह की हुकूमत से? मुल्की मसाइल जो हमारे 75 साल से हल नहीं हो रहे, उसकी एक बड़ी वजह ये स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं। उसकी लोग अवाम से, अपने नुमाइंदे से, सियासी पार्टियों से जो तवक्को रखते हैं, एक गैप है, वो गैप फिल नहीं हो रहा, और वो क्रेडिबिलिटी गैप है और वो ट्रस्ट का गैप। अभी आप ये देख लें कि जो रिपोर्ट आई है कि मोस्ट डिसट्रस्टेड अवाम का जिन 3 इदारों पे सबसे कम एतमाद है, उसमें अदलिया है, पुलिस है और ये तो, और इन इदारों को कोई फिक्र भी नहीं कि हम कैसे अवाम से खोया हुआ एतमाद वापस लें, हम किस तरह की जुडिशल रिफॉर्म्स करें। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं है कि हम डायनेस्टिक मॉडल से, करप्शन से, बैड गवर्नेंस से किस तरह हम जान छुड़ाएं। ऐसा कोई उनके पास लाया अमल नहीं है। वो जोड़ तोड़ के जरिए इक्तदार में आना चाहते हैं, और इक्तदार भी एक लिमिटेड स्पेस का इक्तदार है, जिसके अंदर वो एक कुछ ज़्यादा उनके पास एबिलिटी टू परफॉर्म भी नहीं। तो ये सूरत हाल इसी वजह से आम लोगों को भी पता है। आप अगर ये अपना माइक लेके रश आवर्स में किसी भी जगह चले जाएं अवामी, तो लोगों में इलेक्शन का कोई जोशो खरोश नहीं। और माइक ले जाने की क्या जरूरत है? डिजिटल या सोशल मीडिया पे देख लें, कोई जोशो खरोश, पीपल आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट दीज इलेक्शंस। एंड आपने जो लॉजिक बताई है, ऑब्वियसली लोगों को भी एक डिस्ट्रस्ट है, जाहिर है वो किसी बात से ही ठीक होगा। और अनटिल अनलेस इन सियासी पार्टियों के पास कोई मंशूर या कोई रोड मैप नहीं है, तब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। इन 2 सियासी जमातों की तो हम बात करें, एक और सियासी जमात भी है PTI, जिसका बल्ले का निशान तो खतरे में है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी मुस्तकबिल है वो भी कुछ हमारे सामने कुछ धुंधला सा है। क्या देख रहे हैं PTI का सियासी मुस्तकबिल इस सारे इलेक्शन या इंतखाबात के प्रोसेस में? जी, मैं ये बात अपना तजिया मुकम्मल करना चाहता था, और आपने अच्छा हुआ सवाल कर दिया। जोशो खरोश ना होने की वजह एक ये भी है। अगर आप देखेंगे 1985 में जोशो खरोश क्यों नहीं था, क्योंकि वो पार्टी लेस इलेक्शन थे। और 1988 में फिर उसी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में जोशो खरोश क्यों हुआ, क्योंकि 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आ गई, और लोग जो एक पीपल्स पार्टी को इंतखाबी अमल से बाहर रखा गया जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में। आज इसी तरह का एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, सर्वाइवल की वो कोशिश कर रहे हैं PTI तहरीक इंसाफ के साथ। लोगों में एक, हम सियासी बैसियत, सियासी तजियाकार, मैं PTI की सियासत से इख्तलाफ करूँ या इत्तफाक करूँ, लेकिन वो एक बड़ी जमात है और मकबूल जमात है, ये मानना चाहिए। जब आप उसको एक्सक्लूड करेंगे, उसको सियासी अमल में शरीक नहीं होने देंगे, हर तरफ से उस पर यलगार करेंगे, तो उसके जो सपोर्टर हैं वो मायूस होकर घर बैठ जाएंगे कि इस सिस्टम में हमारे लिए वो स्पेस नहीं। तो जब आप पॉलिटिक्स का कंपटीशन ख़त्म कर देंगे, आप वो कंपटीशन भी ख़त्म कर देंगे, तो जोशो खरोश ना होने की एक वजह ये है। तो इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा खत्म कर देंगे तो जोशो खरोश भी खत्म हो जाएगा। ताहिर साहब, वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपकी प्रेजेंस का, आपके तज्ज़िये का बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार। मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इंतखाबात से पहले जोशो खरोश क्यों नहीं है, उनके मुताबिक अवाम के अंदर एक डिस्ट्रस्ट है, और जब तक वो खत्म नहीं होगा वो जोशो खरोश भी नजर नहीं आएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात एक्सप्रेसो हीरो से करवाएंगे। जनाब, तालीम के मैदान में 2 दिहाइयों पर मुहित तजर्बा रखने वाली बेनिश सईद साहिबा से, जिनको आखिरकार उनकी मेहनत का, उनकी जो लगन है उसका सिला मिला है। पाकिस्तान की जी बेनिश सईद साहिबा ने प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम किया है। बेनिश साहिबा का ताल्लुक जो है जी मुल्तान से है और ये वहाँ पर एक जो कह लें स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, माहिर तालीम है, और इन्हें ये अवार्ड बैंकॉक में एशिया एजुकेशन कॉन्क्लेव अवार्ड 2023 की पुरवकार तकरीब में दिया गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी ये जहाँ पर उस्ताज़ा हो, मौलमीन हो, उनकी कोशिशों को तस्लीम किया जाता है और इसके साथ साथ तालीम के मैदान में जो उनकी खदमात है उनको सराहा जाता है। बेनिश साहिबा का जो सफ़र है 2 दिहाइयों का सफ़र है और उस वक्त मुल्तान के कैंट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल खदमात सर अंजाम दे रही हैं। उन्होंने एशिया के 15 ममालिक के 2085 मर्द और ख़वातीन उम्मीदवारों में से ये अवार्ड जीता है और इस अवार्ड को जीतने के पीछे ऑब्वियसली उनकी बहुत मेहनत है। जिस तरह हमने उनके जर्नी के हवाले से बात की कि 2 दिहाइयों पर मुहित उनका जर्नी है। इस वक्त बेनिश सईद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया कि आपने मॉर्निंग ज्वाइन किया। और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है कि हमारे उस्ताद या जितने मोहतरम मौलमीन हैं उनकी कोशिशों को, उनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया जाए और ये हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की मोमेंट है कि आपको ये अवार्ड दिया गया है। कैसा लग रहा है आपको ये अवार्ड जीतकर? और जितना जर्नी आपका माशाल्लाह लंबा है उसके बाद तो ये अवार्ड लेकर मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट और खुशी हुई होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी पहले तो शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे जो है वो इनवाइट किया। और ये एक अवार्ड इनफैक्ट हमारी अपनी काविश होती है, हमारी अपनी एक मेहनत लगन होती है और ये अवार्ड सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया के हर टीचर और हर प्रिंसिपल इसको विन कर सकते हैं। बिकॉज आपकी डिटर्मिनेशन, आपका काम, आपका जो बयान करने का तरीका है, जो चीज़ें हैं वो आपको अपनी ज़रूर जो है वो बतानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से एक उस्ताद से प्रिंसिपल तक का जर्नी किया जाता है, किस तरह मेहनत होती है, हर स्टेप पे किस तरह से लगन के साथ काम किया जाता है, दिन रात लग के अपने काम को ही फोकस किया जाता है। तो तब जाके अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं जो इंसान कभी इमेजिन भी नहीं करता होता। डेफिनेटली, और इट्स वन ऑफ द ब्लेसिंग्स नो डाउट। और हम ज़रूर चाहेंगे कि आपका जो सफ़र है, जिस तरह आपने कहा कि एक उस्ताद से प्रिंसिपल तक का सफ़र, ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और हमारे माशरे में एज अ फीमेल भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हम ज़रूर चाहेंगे कि देखने वाले आप उनको बताएं अपने सफ़र के हवाले से कितना ये अच्छा रहा, कितना चैलेंजिंग रहा। जी ऐसा है कि एक्चुअली एजुकेशन जो है वो बाय बर्थ, मेरी मदर एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करती थी, तो एजुकेशन तो हमें घर से ही इसका पता चला कि किस तरह से लेके चलना है, किस तरह चीज़ों को करना है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अच्छे उस्ताद का मिलना। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी थ्रू आउट द लाइफ बहुत अच्छे उस्ताद मिले, बहुत इस तरह के उस्ताद मिले जिनको हम वाकई ही रोल मॉडल कहते हैं। तो उन्हीं की गाइडेंस पे, उन्हीं की चीज़ों के ऊपर चल के और उनकी अचीवमेंट्स को देख के फिर सीखा कि किस तरह से हर कदम पे जो स्टेप भी आप लें, जैसे टीचर हूँ तो उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दें और बेस्ट परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह देते हुए आगे हर चीज़ के अंदर बेस्ट करते हुए आप आगे चलें। और कहीं पे भी किसी के लिए, जो मैंने अपने इस टाइम पीरियड में देखा है कि आप जस्ट फोकस करें कि आपका गोल क्या है, आप अपने फोकस पे रहें। आप ये मत सोचें कि जी किसी को नीचे करेंगे तो हम आगे हो जाएंगे, नहीं, आप सिर्फ अपने पे देखें कि हम कितनी मेहनत करेंगे कि हम कितने आगे जा सकते हैं। बड़ी अच्छी थॉट है आपकी। और हमारे अनफॉर्चुनेटली मिस बेनिश यहाँ पे यही तो मामला है कि हम दूसरे को गिराने के चक्कर में समझते हैं कि हम खुद उठ जाएंगे, एंड दैट्स सच अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अब इस अवार्ड को लेके किस क्राइटेरिया के ऊपर ये अवार्ड दिया जाता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है, आप जो आपकी प्रोफाइल के अंदर एडेड थे जिसकी बाइस आपको ये अवार्ड दिया गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मल्टी टास्क है जो कि मैंने अचीव किए हैं, जिसके अंदर मैं ट्रेनर भी रह चुकी हूँ, जिसके अंदर मैं डिफरेंट पब्लिकेशंस के साथ भी काम करती रही हूँ। और मैं आईटी का भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है डिप्लोमा, तो उसके अंदर भी मैंने बहुत काम किया। मैंने ऑनलाइन टीचिंग भी बहुत की है। मैंने अपनी बहुत सारे मेरे जो शागिर्द हैं वो ऑनलाइन डिफरेंट कंट्रीज में हैं,
और आपकी जो हर चीज़ के ऊपर जो आपको एप्रिसिएशंस मिलती हैं। और लास्ट ईयर मुझे जो एक्चुअली जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो था कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल, जो लास्ट ईयर मुझे मिला था बेस्ट परफॉर्मेंस पे एजुकेशन की और साथ ही जो है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो उसके बाद फिर ये जो है उन्होंने इसका डाटा वगैरह लिया और मुझसे कांटेक्ट किया एंड आफ्टरवर्ड्स दे जस्ट आई वाज ओनली द नॉमिनी दैट टाइम और पाकिस्तान से तकरीबन 18 लोग थे जो नॉमिनीज थे। लेकिन आफ्टर द सिलेक्शन तो ज्यूरी ने मुझे सिलेक्ट किया एज द बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड के लिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त बीनी साहिबा, ये तो बहुत अच्छी मतलब डेफिनेटली हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है और उस्ताद का रुतबा वैसे ही हमारी नज़र में बहुत बड़ा है। आप अच्छा, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, ऑब्वियसली जब आप मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से मिली हैं, वहाँ पर जब आप गई भी हैं, एजुकेशन सिस्टम को लेके ऑब्वियसली हमारे यहाँ कुछ ऐसे फ्लॉज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं दो कि बहुत बेहतर चीज़ें हो भी रही हैं, बट स्टिल आपको क्या लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है, एज अ प्रिंसिपल आप फील करती हैं? जी, एक्चुअली वहाँ पे हर चीज़ जो है वो आप ये समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी के साथ है। हम अभी भी पेपर में फंसे हुए हैं, यानी पेपर वर्क, तो वो उस चीज़ को उन्होंने कट शॉर्ट करके, तो अब वो सब जो मैंने उधर इंटरेक्शन हुआ काफ़ी लोगों से, तो दे आर यूजिंग द लेस पेपर एंड मोर टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो टैब्स हैं, ये चीज़ें हैं, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम हो रहा है और बड़ी तेजी से वो उसको लेके आ रहे हैं, लेकिन वी विल अचीव इंशाल्लाह। हम भी इस दौर में आगे आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब टेक्नोलॉजी को लेके हम आपसे आपके स्कूल के हवाले से भी पूछेंगे। आप स्कूल को, आप जिस स्कूल में आप प्रिंसिपल भी हैं, वहाँ पर आपने किन चीज़ों को इम्प्रूव किया है अपने तौर पर? ऑब्वियसली चीज़ें टाइम के साथ साथ ही बेहतर होती हैं, और आपने जिसने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होने की बात की, ऑब्वियसली पूरी दुनिया डिजिटल के ऊपर, और स्टूडेंट्स इनफैक्ट अब कोविड ने हमारी ज़िंदगियाँ या टीचर्स की और स्टूडेंट्स की बड़ी चेंज की हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो या डिजिटल वर्ल्ड से फेमिलियर होना हो, तो क्या आपने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। जी, हमारे अपने लैब्स हैं, उसके अंदर हम बड़ा कंप्यूटर की टीचिंग कराते हैं। इवन कि मैं खुद भी अपने जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बताती हूँ, कुछ मैनेजमेंट के लिहाज से, कुछ क्लास मैनेजमेंट में, कुछ जो नई रिसोर्सेज, नए तरीके जो कि हमें ऑनलाइन बताए जाते हैं, उनकी जो मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, फिर वो मैं आगे इम्पार्ट करती हूँ अपनी टीचर्स में। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा माहौल डिफरेंट दिया, क्योंकि ये एक कैंटोनमेंट का इदारा है, और इसके अंदर हम पहले तो ये इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे लोग इसके साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ज्वाइन हियर इन 2019, और अब तक जो है वो हमारी बहुत अच्छी एक पोजीशन रेपुटेशन हो चुकी है मुल्तान में। और इसके अंदर हमने टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा काविश की है, क्योंकि हमने डे केयर सेंटर बनाया जिसके अंदर बच्चों को, जो टीचर्स के बच्चे होते हैं, क्योंकि टीचर सबसे ज्यादा जो वर्ड होती हैं वो अपने छोटे बच्चों के लिए होती हैं, और उनको ये होता है कि काम की तरफ तवज्जो नहीं होता, फिर बच्चों की तरफ, ऑब्वियसली माँ का घर की तरफ ज्यादा ध्यान होता है। तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने यहाँ पे ही अपने स्कूल में डे केयर सेंटर रखा है कि वो अपने छोटे बच्चों को लाती हैं और यहीं पे रखती हैं, तो वो अपने काम की तरफ ज्यादा अच्छा फोकस कर सकती हैं। देखिए, हमें ईज पैदा करना चाहिए। बाहर ममालिक में भी मैं अब गई हूँ और पहले भी गई थी, तो अब मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी वहाँ पे कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बच्चे ना आए, लेकिन वो कहते हैं कि छोटे बच्चे जरूर आए, साथ ले आए आप उनको। इवन के जो उनके बड़े हायत्स होते हैं वो उनके बच्चे उठा के फिर रहे होते हैं। इवन के स्टूडेंट्स वहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं और उनके बच्चे हैं तो वो उस्तादों ने उठाए हुए होते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द ग्रूमिंग बेसिकली, कि हम क्या अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम में मिलजुल के एक यूनिटी के साथ, एक कौम के साथ चलना है। तो हमने ये फैसिलिटीज दी भी हैं, बट आपकी एफर्ट को हम ज़रूर खराज तहसीन पेश करते हैं, और आप हमारा फ़ख्र है, पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है, और आप जैसे उस्तातिज़ा की वजह से ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट पैदा होते हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच बीनी सईद साहिबा कि आप हमारे साथ मौजूद थी। इनको अवार्ड दिया गया है जनाब प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का, उन्होंने अपने नाम किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। बात करेंगे कुछ सर्दी के हवाले से। तो सर्दी है कि आ रही है, ये खुश सर्दी है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो या तो उनका गला ख़राब होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, खांसी होती है या बुखार होता है। तो इन तमाम तर वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, और रोज़मर्रा आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी ग़ज़ाएँ हैं, मशरूबात हैं जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होने चाहिए, जो ना सिर्फ आपको जो के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी आपकी बॉडी के अंदर पूरी करे इनफैक्ट, और साथ साथ आपको इन मौसमी असरात से भी महफूज रखे। इसी पे बात करेंगे। अनीसा सुहेल हमारे साथ मौजूद है, हमारे ग़ज़ाइयत है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अनीसा, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो वेदर चेंज होता है, ऑब्वियसली जब हम गर्मियों से सर्दियों की जानिब स्विच कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग इन वायरल इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं, जिसमें नज़ला ज़ुकाम खांसी, ये मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई हैं, और स्मॉग आजकल एक एड ऑन फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। तो क्या आप इस मौसम से बचने के लिए, इसके जो कि असरात से बचने के लिए क्या सजेस्ट करेंगी स्टार्ट में? थैंक यू सो मच उर्मिला फॉर हैविंग मी। टू स्टार्ट विद मैं यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने जब भी एक नया सीजन आता है ना, तो अल्लाह ताला ने उस सीजन के जो भी होती हैं उसके राउंड बीमारियां या जो भी हमें फेस करना पड़ता है, उसका जो तोड़ है वो उस सीजन के अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने ग़िज़ाएं बनाई हैं वो उसी के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन हर्ब्स का जिक्र करना चाहूंगी जो आप यूज कर सकते हैं घर में रोजमर्रा जिंदगी में, कहवे की शक्ल में, आप चाय में डाल सकते हैं वो हर्ब्स वगैरह, ताकि क्योंकि उन हर्ब्स में एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ऐसे जो आपको वायरस से बचाते हैं, आपको वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो ये जो सारे नज़ला जुकाम वगैरह आपको होता है आप उससे अच्छे तरीके से कॉम्बैट कर सकते हैं, और इन हर्ब्स को यूज करने से आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। तो उसमें सबसे पहले तो जिंजर आता है, यानी कि अदरक वाली चाय भी आप पी सकते हैं, वो एक वार्म कंफर्ट फूड भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अदरक वाला कहवा होता है, हनी का इस्तेमाल हो सकता है, ब्लैक पेपर और जो काली मिर्च होती है और हल्दी, काली मिर्च और हल्दी को हमेशा साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें खास बायोएक्टिव कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन, जो कि एंटी कैंसरस होता है, एंटी वायरल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो ये कुछ हर्ब्स हैं और कुछ स्पाइसेस हैं जो हम रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब हम सर्दी की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि क्योंकि खुश सर्दी आपने बात की, तो हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जिस्म में पानी की कमी ना हो। तो आपने उसको कैसे कॉम्बैट करना है, क्योंकि सर्दी है तो पानी भी पिया नहीं जाता क्योंकि ठंडा होता है। तो सर्दी में जो फ्रूट्स आते हैं जैसे कि माल्टा है या गाजर है, सब्जियां वगैरह भी अल्लाह ताला ने, जैसे पालक सर्दी की सब्जी है, तो उसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा रखा होता है। तो आप अगर सिर्फ वो फ्रूट्स खा लें तो आपका वाटर का कंटेंट बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। सेकंड इसमें ये चीज है कि आप बोन ब्रॉथ पिएं, यानी कि यखनी, जिसमें आप कार्टिलेज जो नरम हड्डी वाली यखनी होती है वो बहुत अच्छी है, गर्माइश भी देती है जिस्म को। इसके अलावा उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसमें होता है हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो सर्दियों में अक्सर लोगों को आर्थराइटिस, उनका फ्लेयर अप हो जाता है और उनको जोड़ों में दर्द होता है, तो उनके लिए फिर यखनी इस तरह से बहुत अच्छा। आपने फ्रूट्स की, सीजनल फ्रूट्स की बात की, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को सिट्रस फ्रूट्स, जो सर्दियों में स्पेसिफिकली सिट्रस फ्रूट हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब अगर हम कीनू की बात करें, बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं जी, हमारा गला ख़राब हो जाता है, हमारी ऑलरेडी गले में खराश रहती है। इस कॉन्सेप्ट को बताएं, क्या वाकई सिट्रस फ्रूट से या लेमन का जो इस्तेमाल है आप इससे गला ख़राब होता है, और लोग जो इसको अवॉइड करते हैं क्या ये सही है? अगर फ्रूट बहुत ठंडा हो भी जाता है, और कुछ लोगों को उनके टॉन्सिल्स होते हैं जो कि एकदम से वो पकड़े जाते हैं और वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि फेस नहीं कर सकते, बिल्कुल ट्रिगर हो जाते हैं और फिर उनका गला खराब हो भी जाता है ऐसा। लेकिन फिर ये है कि आप उसको उसकी अमाउंट को मैनेज करें, फ्रिज से निकाल के फ्रूट ना खाएं, और ऑफ एंड ऑन गर्म जो मशरूबात हैं वो अपने कंटिन्यूसली आप उसको कंज्यूम करते रहें। तो जहाँ पे मैं मशरूबात की बात जूसेस, एंड व्हाट अबाउट जूसेस, क्या फ्रूट्स को डायरेक्टली लेना है या जूसेस की फॉर्म में इस्तेमाल करना, क्या रेकमेंड करेंगे आप? अच्छा, फ्रूट्स को बेहतर ये है कि आप उसको साबुत लें,
क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा फूड मैट्रिक्स उसका कुदरती तौर पे स्ट्रक्चर रखा होता है, जिसमें शुगर भी होती है, पानी भी होता है, फाइबर भी होता है। तो वो जब इकट्ठे आप लेते हैं तो डायबिटिक्स के केस में शुगर स्पाइक नहीं आता, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी वो फिर एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि शुगर स्पाइक नहीं आ रहा होता, फाइबर भी आ जाती है, हाइड्रेशन भी हो जाती है। तो वो बड़ा अच्छा उसका फूड मैट्रिक्स होता है जो आपको जनरली सपोर्ट करता है। जब आप फ्रूट जूसेस पीते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि वैसे पाकिस्तान इज नंबर 1 इन डायबिटिक्स जो कंट्रीज प्रिवेल कर रहे हैं, तो और अगर कोई किसी को डायबिटीज नहीं भी है तो अक्सर लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो अगर आप फ्रेश फ्रूट जूस पीते हैं तो उसमें फाइबर जो है वो कंप्लीटली निकल जाता है, और जब वो ग्राइंडर में ग्राइंड होता है फ्रूट तो जो फाइबर का मैश है वो टूट जाता है। तो आप ऐसे समझें कि आप बिल्कुल घुली हुई चीनी पी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, विटामिन नहीं होते, उसमें उसकी अफादियत होती है, लेकिन उसका शुगर का स्पाइक जो होता है ब्लड में, उसका जो कॉज होता है वो इतना इंपॉर्टेंट और इतना बेसिक फैक्टर है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप जो कुदरत में जो चीज है उसको उसी तरह से कंज्यूम करें, बजाय इसके कि आप उसको बहुत ज्यादा रिफाइन करें। सही। दूसरी जानिब अनीसा, ड्राई फ्रूट्स में चूंकि मशरूबात से निकल के थोड़ा गर्मियों की सौगात, सर्दियों की सौगात पे भी आ रही हूँ, ड्राई फ्रूट बहुत सारे लोग खाते हैं और सर्दियों में हम बगैर कंट्रोल किए, हाथ रोक के बगैर खा रहे होते हैं, ये इस हवाले से भी बताएं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स इज बड़ी अच्छी लगता है तो हमें छोटे छोटे सीड्स और बिल्कुल छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन पावर पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन वगैरह ये सब चीजें तो होती ही हैं, इसमें बहुत ढेर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, बंच ऑफ मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। और सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है ड्राई फ्रूट्स में वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स का। अब ये जो सर्टेन जो कंपाउंड है इनका हमारे बॉडी में क्या रोल होता है? सबसे पहले तो ये कि ये प्लांट बेस्ड फैट्स हैं, तो हमारी स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो हमारे जिस्म में बनते हैं, जो खवातीन के स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं या मर्द हजरात के हार्मोन्स होते हैं, वो उनके लिए, उनकी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंडली, हमारे न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल होता है इनका हमारी बॉडी में, हमें अल्जाइमर से बचाते हैं, डिमेंशिया से बचाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह ये जो चीजें होती हैं, आपको अगर बहुत स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, तो ओमेगा 3 आपको न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल होता है। उसके बाद तीसरा इसका फायदा ये है कि कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल होता है, यानी कि हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड स्पेसिफिकली आपको जिससे में जो सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको रिड्यूस करता है। तो जो इन्फ्लेमेशन की वजह से सारी बीमारियां हैं वो नट्स कंज्यूम करने से कम हो जाता है। लेकिन याद रहे कि ओमेगा 6 का प्रो इन्फ्लेमेटरी रोल होता है, तो जिन चीजों में ओमेगा 6 होता है वो आपने एहतियात से लेनी होती हैं, लेकिन ओमेगा 3 आप ले सकते हैं। फिर फिश में भी ये सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग फिश ऑयल सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन नेचुरली अगर फिश को कंज्यूम किया जाए स्टीम करके या इस तरह से, वो भी बड़ा अच्छा होता है। आप उसके यखनी कंज्यूम कर सकते हैं, सूप्स आप ले सकते हैं जिसमें जैसे आमंड सूप होता है, कैश्यू सूप होता है काजू का, तो सूप्स बड़ा अच्छा तरीका है कि आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं, आपको एक कंफर्ट फूड वाली फीलिंग भी आ जाती है और आपको मजा भी आता है। ठीक है, अच्छा, अभी आप मशरूबात के हवाले से कहवों का बता रही थी आगाज में, लेकिन हमारे यहाँ एक फेवरेट मशरूब है चाय। हम सर्दियों में किसी और कहवों की तरफ जाने के बाद चाय पे चाय पीते रहते हैं, तो चाय आप रिकमेंड करती है? अच्छा, चाय के 2 से 3 कप आइडियल होते हैं, क्योंकि चाय के भी फवायद हैं। कुदरत में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नुकसान है अगर आप उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो जहाँ पे हम ओवरबोर्ड चले जाते हैं, बहुत रिड्यूस कर देते हैं, तो वहां पे वो हमारे एक्सट्रीम यूजेज वगैरह की वजह से वहां पे प्रॉब्लम आती है। लेकिन 2 से 3 कप एक अच्छी क्वांटिटी ठीक है, इज आइडियल। लेकिन उसके नुकसानात ये होते हैं चाय के बार बार पीने के, कि चाय में बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम टेनिन्स बोलते हैं, और टेनिन्स होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एंटी न्यूट्रिएंट्स का मुराद ये है कि वो एब्जॉर्ब नहीं करते मिनरल्स वगैरह। ओके, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच अनीसा, बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम हो गया, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सेगमेंट पर जाने, लेकिन जाने से पहले आज किचन में हमारे कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है और अहमद हमारे साथ मौजूद है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद, क्या बन रहा है आज? आज बेसिकली डाइट करवा रहे हैं हम आपको। ओह वाओ। आज हम सैलेड बना रहे हैं
जबरदस्त। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं वो सस्ता सैलेड घर में कैसे बना सकते हैं, उसकी है। मैं टेक्निक दूंगा आपको। ओके। आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आप जो है फैट, उसमें किस तरीके से जो है वो कंबाइन करके अपना वेट कम कर सकते तो इसमें क्या चीजें मेन आप फोकस में रखे हुए हैं? कोई मीट भी ऐड करें या चिकन टाइप हैं। चीजें? एग्जैक्टली मीट हम ऐड कर रहे हैं, प्रोटीन का पार्ट भी दे रहे हैं और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी पूरे कर रहे हैं। पोटैटो जिसमें यूज कर रहे हैं, ओह वाह। और प्रोटीन हम 2 साइड से पूरे करेंगे, मशरूम से भी पूरे करेंगे और चिकन से भी पूरे करेंगे। लवली। अहमद, आप अपना काम स्टार्ट करें, मीनवाइल हम आपके पास दोबारा आते हैं। आज हम डाइट करेंगे, सैलेड खाएंगे। बहुत दिनों से हम फ्राइड चीज़ें खा रहे थे, कभी हमने पकौड़े खाए हैं, कभी कुछ खाया, तो नहीं, अब नहीं हम कुछ करेंगे। इस तरह से जनाब आगे बढ़ते हैं और अभी हम आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट साइंस एंड टेक, जिसमें वकार अहमद मलिक साहब आज इब्न फाजिल साहब से किस हवाले से बात करें आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक और मेरे साथ इब्न फाजिल साहब मौजूद हैं। इब्न फाजिल साहब अभी हालिया उन्होंने एक दौरा किया स्कर्दू का और ख़िज़ां का मौसम था, खूबसूरत पत्ते थे। मैं वहाँ पे तस्वीरें खींचने गया था उन खूबसूरत पत्तों की, रंग बिरंगे पत्तों की। इब्न फाजिल का माइंडसेट कुछ और तरह का है, वैल्यू एडिशन, हर चीज़ में से वो कुछ ना कुछ निकालते हैं और उसको ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ज़राअत के हवाले से जो बड़े इक़दाम होने चाहिए और पाकिस्तान जो है ज़राअत के हवाले से क्यों कर पीछे है, तमाम मामलात में आप जानते हैं कि इब्न फाजिल जो है वो एक जाना माना नाम है। स्कर्दू का इनका जो हालिया विज़िट है, इसमें उन्होंने क्या फाइंडिंग्स की, उन लोगों को क्या सिखाया, क्या वर्कशॉप्स की और फिर रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, इस तरह का एक मौजू है हमारे पास। बहुत शुक्रिया सर। जनाब, आप गए हुए थे स्कर्दू। बिल्कुल। जब आप स्कर्दू जा रहे थे तो मेरा आपका रास्ते में कराक्रम हाईवे पे, जहाँ पे ऊपर पत्थर और वो दरख्त हमारी गिर रहे थे। खुशकिस्मती रही कि हम आपसे मिले। बहुत शुक्रिया। कराक्रम हाईवे पे जिससे भी मिले तो खुशकिस्मती होती। तो ये बताइए कि आप स्कर्दू जा रहे थे और फिर आप स्कर्दू से वापस आ गए। एक तो ये पहली स्टोरी तो मैं यही चाहता हूँ कि जिन रंग बिरंगे पत्तों को पूरी दुनिया वहाँ पे तस्वीरें खींचती है, ख़िज़ां के खूबसूरत रंग, उनमें से आप फिर कुछ मॉनिटरी मामलात बरामद कर रहे थे, वो क्या था? अच्छा जी, मैंने उनको देखा और बहुत जाहिर है कि एंजॉय किया, फैसिनेट किया। फिर उसके बाद हस्बे बमूल मैंने सोचा कि ये सुर्ख होते क्यों आखिर, सारा साल तो ये सब्ज रहते हैं इसमें ना। थोड़ा सा ये बताइएगा कि एक तो वो है ना जो कि येलो होते हैं, जो कैप्रिकॉर्ड के आई, जो चेरी के हैं वो जो बिल्कुल रेड होते हैं, उनकी आबाद मैपल और चेरी ये सुर्ख हो जाते हैं और बाकी जो है वो तकरीबन ओक और दूसरे जो है वो येलो हो जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कि मैंने कहा इनमें क्या केमिकल चेंजेस आती हैं और किस लिए ये क्यों इनका रंग बनता है। तो पता ये चला जी कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो इनके अंदर इस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि जिनके अंदर शुगर है और जो क्लोरोफिल वगैरह वो मिलके एंथोसायनिन बना देती। अच्छा, एंथोसायनिन जो है उसका ये रेड कलर होता है। ये एंथोसायनिन जो है, फिर मैंने देखा कि क्या इसको हम इसमें से निकाल भी सकते हैं। ठीक है। या दुनिया में ये प्रैक्टिस है, तो पता चला जी कि हाँ, इसको आराम से आप निकाल भी सकते हैं और दुनिया में ये प्रैक्टिस भी हो रही है पहले से। और उसमें अच्छी खासी परसेंटेज है ड्राई मास के अंदर, मतलब है कि 1-2% एंथोसायनिन है और उसको आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब एंथोसायनिन है क्या? एंथोसायनिन जो है वो समझ लें कि खाने वाली चीज़ों में महंगी तरीन चीज़ों में से एक है। अच्छा। हाँ जी, और इसकी जो अहमियत है वो पिछले 3-4 साल में ज़्यादा बढ़ी जब से कोविड आया, क्योंकि ये बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर है। और ये जितने भी फूड कलर्स हैं वो उसमें मोस्टली एंथोसायनिन होता है और उसको फूड आप तो उसके खिलाफ है ना? नहीं जी, फूड हम पिगमेंट आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहे, जो कुदरती तौर पे फलों और सब्जियों में रंग होते हैं, जैसे ये स्ट्रॉबेरी का सुर्ख रंग है या गाजर का, इनमें जो जनरली जो हमें मुयस्सर है, नहीं वो तो केमिकल, जो सिंथेटिक फूड कलर है उनके तो करीब भी नहीं हमने जाना ना। ये तो हम जो कुदरती फलों और सब्जियों में अल्लाह ताला ने रंग बनाए हैं, ये उनकी बात हो रही है। अच्छा, वो इनके अंदर से एंथोसायनिन मतलब मुख्तलिफ चीज़ों में होती है, उसको ये फिर अलहदा किया जाता है वहाँ से। और उसको मिसाल के तौर पे आपको 2-3 मिसालें देता हूँ कि जो हमारे इधर काली गाजर है, जो कांजी जिस तरह, उसमें से एंथोसायनिन निकलती है। इस तरह ब्लैकबेरीज में से और मुख्तलिफ चीज़ों में से उसको अलहदा करते हैं, अलहदा करके फिर उसकी जो है वो फूड सप्लीमेंट कैप्सूल वगैरह बनते हैं। तो हमारे पास तो वो बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू की चीज़ है, यानी वो उसको मैंने देखा कि वो जब झाड़ रहे थे, गिर रहे थे, उसके बाद उनको इकट्ठा किया। मैंने पूछा भाई इसको क्या करोगे? उन्होंने कहा जी ये हम स्टोर करेंगे, सर्दियों में जब बर्फ़ होगी हर तरफ तो हमारे जानवर ये खाएंगे। मैंने कहा मतलब ये तो और अगर हम उसमें से एंथोसायनिन निकाल लेते हैं तो जानवरों को खाने के काबिल वो फिर भी बच जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो 98 kg अगर हमने ड्राई मास लिया, उसमें से 1-2 किलो हमने वो निकाल ली, उसके बाद
जो 100 किलो लिया तो उसमें से तो वो फिर भी 98 केजी वो जानवरों का चारा रहेगा। तो ये 2% ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, यानी कि उसके 10% के जो फूड सप्लीमेंट हैं वो तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये पर केजी होता है। तो जब आपने पूरी ये तहकीक की तो इस एंगल से भी की होगी कि इसका प्रोसेस जो निकालने का है वो कितना मुश्किल, कितना उसमें कितने पैसे इन्वॉल्व हैं, मशीनरी कौन सी इन्वॉल्व है, प्रोसेस क्या है? सर जी मैंने जी देखा उसको और अभी हम उसको कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह इरादा ये है कि इस दफ़ा हमने कुछ और वर्कशॉप्स वहाँ पे करवाई थी, नेक्स्ट टाइम हम जब जाएं तो वहाँ पे इसकी वर्कशॉप्स भी लोगों को करवाएं, उनको हम ये सिखा देंगे कि इसको आप कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, FSC का BSc लेवल के स्टूडेंट जो हैं ये 4-5-7 दिन अगर उसको स्टडी करें, पढ़ें तो ये खुद भी कर सकते हैं। ये थ्रू किसी मशीन की होगा? हाँ, छोटी छोटी मशीन, मतलब वो इस तरह की नहीं है कि बंदा कहे कि कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कुछ भी नहीं, आप घर में जो मौजूद चीज़ें हैं ना उनसे ये निकल आएगा। और फिर ये आपने निकाल लिया उसके बाद फिर इसकी कोई वैल्यू एक्सपोर्ट के वाले से है? हाँ, एक्सपोर्ट पाकिस्तान में हम इम्पोर्ट करते हैं ना, तो हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, बाहर भी सारी हमारे पास वैल्यूएबल है, तो उसको मार्केट करना तो फिर कोई काम नहीं ना। और ये ओवरऑल अगर अगले साल तक होपफुली आप हुंजा, गिजर, गिलगित, ये जितना भी रीजन्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उस वक्त तक आप इतनी कामयाबी हासिल हाँ, करेंगे? इंशाल्लाह पूरे रीजन्स में हर जगह वर्कशॉप्स करें? बहुत है सर, बहुत है, 1-2-4 जगह पे हम लोगों को सिखा देंगे, वो खुद ही फिर कम्युनिकेट करते रहेंगे। ठीक है। और पर्टिकुलरली अगर हम गिलगित बल्तिस्तान से निकल के पूरे पाकिस्तान में खिज़ां तो हर जगह उतरती है, तो मुख्तलिफ जगहों पे वो सुर्ख जो रंग है ना, हमारा फोकस उस पे है, रेड पत्ते, वो हम वहीं होता है। वो वहाँ पे ही है, वो चंद चीज़ों में है और वो उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि नाज़रीन ज़ाविया निगाह है बुनियादी तौर पे देखने का, और एक ज़ाविया निगाह एक फ़ोटोग्राफ़र का है, एक वीडियोग्राफ़र का है, एक जमालियात या जो हुस्न की मुतलाशी होता है। जब वो गिलगित बल्तिस्तान देखता है तो वो वहाँ पे अपने उस ज़ाविया निगाह से चीज़ों को देखता है और यकीनन बहुत खूबसूरत नज़र आता है सब कुछ, और तस्वीरें और वीडियोग्राफी और ये तमाम काम तो मतलब कमाल है। लेकिन एक रिसर्चर का, एक जिस बंदे के अंदर एक तजस्सुस होता है या क्यूरियोसिटी होती है, उसका ज़ाविया निगाह देखिए कि वो ये सोच रहा है कि ये सुर्ख होते क्यों हैं, और जब वो उसकी खोज में निकलता है तो क्या कमाल दरियाफ्त, यानी दरियाफ्त ही कहूँगा, यानी पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में हम जब बात कर रहे हैं तो क्या कमाल दरियाफ्त होती है। और गिलगित बल्तिस्तान जो है उनकी जितनी भी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं, बहुत सारी वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं, तो उनसे भी ये इल्तमास है कि वो अपने फाजिल से ज़रूर रब्ता करें ताकि अगले साल हम इस काबिल हो सकें कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स में इब्न फाजिल आएँ और इसके हवाले से आगाही जो है वो दें कि इसमें से ये जो केमिकल है ये किस तरह निकलता है और फिर इसकी अफादियत क्या है और फिर इसकी मार्केट क्या है, और पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो इसी सोच के साथ हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। देखते रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अब मैं पंजाबी में बात करूंगी। लाहौर विच जी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल कर लीतियां गई ने ते पंजाबी कॉन्फ्रेंस 20 दिसंबर तो शुरू होने वाली है। कॉन्फ्रेंस विच पाकिस्तान के नाल दुनिया भर से 30 से ज़्यादा पंजाबी सिख दानश्वर लखारी हिस्सा लेंगे, जबकि कॉन्फ्रेंस में पंजाबी की बात की जाए, पंजाबियत के हवाले से बात की जाए, पंजाब के हवाले से बात की जाए तो 20 से ज़ायद जो पैनल डिस्कशंस हैं वो भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। 3 दिन की यह कॉन्फ्रेंस है जी, 20 तो 22 दिसंबर तक पिलाक कदाफी स्टेडियम में होनी है। मादूमी के खतरे तो 4 जो पंजाबी जबान है इन्हों महफूज करने वास्ते गुफ्तगू की जाएगी। तो अमेरिका तो इत्थे मेहमान आए ने जी। इस कॉन्फ्रेंस की जी टैग लाइन है कि साडे घर परौने आए सत बिस्मिल्ला। अमरीका तो मेहमान भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए ने। साडे नाल एस अशोक पोरा साहब मौजूद हैं तो अहमद रजा साहब जो कि ऑर्गेनाइजर हैं इस प्रोग्राम के। आप दोनों को खुशामदीद जी आए नो। कैसे हो तुसी? ठीक ठाक हो? बहुत शुक्रिया तुहाडे वक्त दा। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले तो जरूर असी जाना चाहेंगे। पहले अहमद रजा साहब तुहाडे वालों आने कि किस कॉन्फ्रेंस के हवाले नाल दसो कि यह कॉन्फ्रेंस हैगी ते कदों तक यह जारी रहेगी ते केड़ी डिस्कशन इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा? सब तो पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने एक पंजाबी जिहड़ा कि इवेंट हो जा रही है, पंजाबी कॉन्फ्रेंस हो जा रही है, ਉਹਦੇ वास्ते खास उचेचे तौर पर असीं तुहाडे नाल बैठे हैं, गलबात कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस हो रही है 20 दिसंबर तो लैके 22 दिसंबर तक और ये होएगी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर। पिलाक इदारा है, उसके सारे हाल्स और मेन एरियाज़ के अंदर वक्खो वक्ख इस दिन तकरीबात हो रही होंगी। ये न सिर्फ इंटरनेशनल कम्यूनिटी है, 30 तो वध साढ़े दोस्त जिस तरीके अशोक बोरा साहब हैं, बाकी मित्र हैं,
ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲਸ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਸੁਤੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਮੀਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜੁੜਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਟਾਪ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਦੂਮੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਦਚਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਬੋਲਣ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਾਹਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਥਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਥਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ, ਸਕਰੋਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਕਤ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧਣ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਚੰਗਾ, ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਥਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ? ਸੋ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚਿੰਗ ਅਗਰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਈਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਯੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
पूरी दुनिया बोलियां अपनी बोलती है, Absolutely. लेकिन पंजाबियों ਨੂੰ ऐसा एक मार दी गई, एक ऐसा ज़हन बनाया गया कि वो अपनी बोली ते शर्मिंदा है। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ 1870 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੋਰਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਮਹਜ਼ਬ ਕੌਮ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕੌਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਲਾਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਂਜੋ ਦਾੜੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਡਰਨ ਥਾਟਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਆਤ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੇ ਅਮਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕरेंगे ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚ, ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਉਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹੈਗੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਹੋਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦੂਮੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਿਨਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੀਏਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਮਰਾ ਹਨ, ਬੰਗੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰ ਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। बहुत शुक्रिया अशोक साहब और अमर रज़ा साहब, इस पंजाबी कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद थे। 20 से 22 दिसंबर तक जी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जरूर इसको अटेंड करें। पंजाबी जबान के फरोग के लिए काम हो रहा है, इसमें अपना हिस्सा डालें। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब हम डायरेक्टली किचन में जाएंगे जहाँ हमारी सैलेड ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अहमद काफी देर से कुछ चीजों को करे। अहमद, कहाँ तक पहुंचे मामला? जी बस हम सब चिकन भी रेडी हो गया है, हमारी प्लेट भी तकरीबन रेडी होगी। मैं आपको सिर्फ मिक्स करके दिखाऊंगा सैलेड को, और साथ साथ बता भी दीजिएगा कि चिकन को आपने कैसे किया है। एग्जैक्टली चिकन को मैंने सॉल्ट एंड पेपर लगा के सिर्फ जो है वो पैन के ऊपर सीर किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इसके साथ मेरे पास जो है आजकल सीजनल फ्रूट है, तो ऑरेंज का यूज़ कर रहा हूँ मैं। साथ साथ मेरे पास ये मैंने विनीग्रेट बनाया हुआ था, जो कि सैलेड ड्रेसिंग भी कहा जाती है, और लेमन के साथ मैंने बनाई है विद ऑलिव ऑयल। ठीक है, लेमन, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, सॉल्ट एंड पेपर। अच्छा, ये मेरे पास कैप्सिकम और ऑनियन है, ठीक है, हाफ कप। इसी के साथ साथ
ये मेरे पास क्यूकम्बर और कैरेट्स हैं। ओके अच्छा, ये मेरे पास पालक है। ठीक है। पालक लोग कहेंगे कच्ची खाने लगे हैं हम, लेकिन पालक जो है वो जो स्मॉल लीव्स होते हैं, Yeah. जब बड़ी पालक लेते हैं तो उसमें छोटे 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 लीव्स पत्ते होते हैं, तो yeah. वो बेसिकली बेबी स्पिनच है। Yeah. ये यूज होती है सैलड्स के Salads के लिए, yeah. ठीक है। तो लोगों को हम परेशान ना करें और बता दें कच्ची पालक पहले नहीं ताकि लोग कच्ची सब्जियां खाएं। एंड इट्स कैबेज राइट? तो ये जो है आइसबर्ग है। आइसबर्ग है, ओके। ठीक है, तो ये आइसबर्ग हम इसमें डालेंगे एंड ब्रोकली। ठीक है, ब्रोकली। आपने अगर ब्रोकली आप यूज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हाँ, क्योंकि इट्स अ बिट एक्सपेंसिव इन द मार्केट Exactly. राइट? अगर आप ऐड करना चाहें तो मर्जी आपकी, अदरवाइज आप रहने दें। ये हमारे पास मशरूम्स है। ये हम Mushroom है, हाफ कप okay. मशरूम ऐड करेंगे। ठीक है, कॉर्न्स ऐड करेंगे। द फेवरेट पार्ट ऑफ द सैलड, है। कॉर्न्स बहुत अच्छी लगती हैं सैलड में। बीटरूट वो ऐड करेंगे। सच वैरायटी ऑफ थिंग्स इन द सैलड। Exactly. इस सैलड का नाम क्या है अहमद? इस बेसिकली ये ग्रीक सैलड, ग्रीक सैलड। ग्रीक सैलड कहलाता है। और अगर इसको कहें तो हेल्दी सैलड भी है। या हेल्दी काफी भी है, ज्यादा। इट्स वेरी हेल्दी। जो जो चीजें आप ऐड करना चाहते हैं, अच्छा अहमद इसको प्लीज कैमरा की तरफ कीजिएगा, मिक्सिंग को बोल। या राइट, ये वैसे तो सैलड्स आप मार्केट में जाएं तो अच्छी खासी महंगी आपको रेस्टोरेंट्स के अंदर मिलती हैं। अगर आप जो भी चीज ऐड करना चाहें, आपकी मर्जी है अहमद राइट? हम कुछ भी Exactly. ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल हमारी फ्लेवर मर्जी टेस्ट के है, मुताबिक। जो चीज़ भी आप ऐड करना चाहें। मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो न्यूट्रिशन वैल्यू, जैसे पालक है, इसमें हमें ठीक जो है। आयरन मिलेगा और उसके बाद हमारी मीट की भी पोर्शन पूरा हो रहा है। अच्छा अहमद क्विकली कर लें, हमारे पास लास्ट मिनट है। जो Exactly, चीजें रह गई हैं ये- उनको भी आप कर लें। ओ वाओ, ये इसको आप क्योंकि प्रेजेंटेशन हम टाइम। इसको प्रेजेंट जो है वो हाथ से ही कर सकते हैं। ओह वाओ, इसके साथ आपने क्या रखा? चिकन है एंड देन वी हैव चिकन है और ये जबरदस्त, क्या और बात है। इसके ऊपर जो है वो हम विनेग्रेट, ओके, इसमें क्या है? इसके अंदर है लेमन जूस, ओके उसके बाद जो है ऑलिव ऑयल, ओके, सॉल्ट, पेपर एंड ऑरिगानो। ओरेगानो, ओके ठीक है। ये ये इसकी हमारे ड्रेसिंग हो गई है। पास वाओ, ये हमारे पास जो है वो जबरदस्ती हमारी प्लेट रेडी हो गई है, क्या बात है। जो कि कैलोरीज के मुताबिक भी पूरी है और Nutritional इसकी आपकी पूरी है। एग्जैक्टली और साथ में आपकी एक होल मील है। जो डाइट कर रहे हैं वो होल मील लेके अपना वेट। क्या बात है। बहुत दिनों से अहमद हमें फ्राइड चीजें खिला रहे थे। अहमद आज आपने फाइनली डाइट चीजें भी बनाई हैं। थैंक यू वेरी मच, You're बहुत welcome. जबरदस्त लग रही है देखने में। मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद ट्राई करूंगी। फीडबैक जनाब हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। अहमद के शुक्रिया के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हम आपसे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।